दोस्तों मैं जुगल सर आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्रैश कोर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्रैश कोर्स की आपके लिए जो क्लास है ज़्यादातर आपको वीडियो इसमें से देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही यूट्यूब पे और ना ही जो है आपके क्रैश कोर्स के रूप में। जी बिल्कुल, आज मैं आपको इस 1 घंटे में ऐसी क्लास दूंगा जो आपका पूरा कम से कम 2-4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो भी बनते हैं इससे वो एग्ज़ाम में पुटअप हो। और प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है भाइयों, आपको एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यहाँ आज आपके जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जी आपको जैसा कि विदित है, यहाँ पर देख रहे हो एक नज़र में कि वैद्युतिक उपकरण इलेक्ट्रिकली जो है यहाँ पर अप्लायंस है वो कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से यहाँ पर ये जो है उपकरण इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल सही देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होगा। तो यहाँ इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान से देखना है। तो कौन कौन से उपकरण हैं, सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पर आपको बताना हो कि जब किसी प्रतिरोध, यहाँ पर देखिएगा आप उपकरणों में अपने लीजिए, जैसे हीटर ले लो, गीजर ले लो, ओवन ले लो, है ना, विद्युत केतली ले लो, निमंजक छड़ ले लो, या फिर यहाँ एयर कंडीशनर ले लो, यहाँ आपके कहे तो रेफ्रिजरेटर ले लो। ये सारे के सारे जो है वैद्युतिक उपकरण जो है आपके यहाँ पर होते हैं, इनको बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं हैं और पढ़ते भी कम ही हैं, परंतु क्वेश्चन जरूर आता है, इसको करके नहीं आते हैं। आज मैं आपको इसमें एक नज़र में ऐसी चीज़ कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। जी बिल्कुल समझिए, यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट, जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में, मतलब प्रतिरोध युक्त तार में है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे विद्युत धारा का थर्मोनिक प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा का नियम जूल के नियमानुसार होता है, H बराबर क्या होता है I²RT। इससे आपको यहाँ पर जो है क्या है, हीट ज्ञात की जाती है। H का मतलब ऊष्मा, I का मतलब धारा, धारा के वर्ग के अनुपात में ऊष्मा होती है, RT, R का मतलब प्रतिरोध यहाँ पर, और T समय। तो यहाँ H समानुपाती हो जाएगी यहाँ पर I²। ठीक है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में अगर आप यहाँ चाहते हो तो और क्या हो जाएगी, देखिएगा, तो दूसरी स्टेप में आपके पास हो जाएगी H समानुपाती क्या हो जाएगा R। ठीक है, तीसरे स्टेप में यहाँ पर H समानुपाती हो जाएगी यहाँ पर T। तो इस टाइप की 3 स्टेप इसमें बनती है दोस्तों, समानुपाती की कंडीशन। लेकिन यहाँ जो वो धारा के वर्ग के अनुपात में है, ये बात आपको समझनी होगी, तब जा करके आप क्लियर कर सकते हो, अन्यथा नहीं होगा। जी बिल्कुल सही समझे हो। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ इसमें दूसरा पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण में कौन कौन से हैं, जैसे हीटर है, गीजर है, तो हॉट प्लेट है, केटली है है ना, टोस्टर है, विद्युत स्टोव है, निमंजक छड़ है, विद्युत इस्त्री है, इत्यादि जो भी उपकरण आते हैं वो सारे के सारे जिसमें आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव या जूल के नियम पर ही कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बचाने आप। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आइए आगे और बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है इसको देखना है ध्यान से। पहला यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। ऊष्मक तंतु के रूप में मुख्यतः नाइक्रोम, यूरेका या कैंथल धातु का प्रयोग करते हैं, नामक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का, कभी कभार यूरेका, अधिकतर फिर कभी कभार कैंथल का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर देखिए किसको किस नाम से जानते हैं, ये आपके प्रयोग में लाए तो जाते हैं। लेकिन नाइक्रोम को आप अच्छी तरह से जानते हो, ये निकील मतलब Na 80% और क्रोमियम जो है या Cr जो है 20%, इस तरह से मिश्रण होता है और इसी का यूज सर्वाधिक किया जाता है। तो ये आपके बहुत बहुत मोस्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जी नेक्स्ट आता है यूरेका। यूरेका की बात करते हैं तो यूरेका निकिल Na 40%, तांबा Cu 60% का मिलकर के बना होता। ठीक है, हाँ यूरेका इसका प्रतिरोधक बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कैंथल की बात करते हैं तो कैंथल जो है निकिल होता है, निकिल प्लस क्रोमियम यहाँ पर, और इसमें लोहा। इस टाइप से जो है 3 चीज़ों से मिलकर के कैंथल का निर्माण भी होता है, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण धातुओं में से है। दोस्तों मैं वही बात बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको ये क्लियर करना है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तक आप समझ गए हो। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आगे और लेता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे साफ साफ शब्दों में, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रैश कोर्स में सिर्फ पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल में तो आप जो है थ्योरी पढ़ते आए हो। जी यहाँ पर लिखा है हीटिंग एलिमेंट का तापमान 750 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतर रहता है। यहाँ पर जनरली जो है कितना, 750 से लेकर के 1000 के बीच में जो है हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर होता है। जी अब आगे देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट शीत ऋतु में, मतलब सर्दियों में कमरे को गर्म करने के लिए 1000 वाट का हीटिंग एलिमेंट कमरा उष्मा के रूम हीटर
प्रयोग में लाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सर्दियों में जो है रूम हीटर कितने वाट का होता है जनरली, तो आप बताओगे 1000 वाट का। ठीक है, प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन छोड़ रही है बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वैद्युतिक उपकरण विद्युत स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव या टेबल हीटर कहलाता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि रसोई घर में जो खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे विद्युत स्टोव या टेबल हीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऊष्मक उपकरणों हेतु 3 पिन प्लग टॉप है ना, 3 पिन प्लग टॉप जिसमें 3 पिन होती है, ऐसा सॉरी यहाँ पर ऐसा और ये बड़ा वाला होता है। तो ये 3 प्लग टॉप विद्युत स्टोव की बॉडी को भली भली भांति प्रकार से अर्थ कर देता है। तो तीसरा जो ये होता है वो क्या होता है, अर्थ वाला होता है, जो अर्थ करके रखते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत पिन प्लग का ही प्रयोग करना चाहिए, याद रखना। विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन तथा घरेलू व व्यापारिक स्तर पर कपड़ों से सलवटें हटाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है, जिसके द्वारा कपड़ों से सलवटें हटाते हैं। इसे विद्युत इस्त्री की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत इस्त्री की बात करते हैं तो विद्युत इस्त्री 350 वाट, 450 वाट, 600 वाट और 750 वाट की क्षमता में बनाई जाती है। तो अलग अलग वाट की क्षमता में ये विद्युत इस्त्री बनाई जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही समझे हो। मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, तो आइए मेरे साथ में। ये था विद्युत इस्त्री के बारे में। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग वाट की क्षमता में ये बनाई जाती हैं। मैं और बताता हूँ, यहाँ पर विद्युत इस्त्री के ऊष्मक तंतु को अभ्रक की 2 त्रिभुजाकार शीट के बीच, अभ्रक की 2 माइका की 2 त्रिभुजाकार शीट के बीच में रिवेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ऊष्मक तंतु उसमें लगा रहता है जो नाइक्रोम का होता है। ठीक है जी, ताप नियंत्रक मतलब थर्मोस्टेट का अर्थ है नियत ताप, अर्थात इसका अर्थ ही है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, उसका अर्थ है ऑटोमेटिक विद्युत है। और यहाँ पर देखिए इसका कार्य क्या है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, स्टोव या ओवन या टोस्टर या रेफ्रिजरेटर ले लीजिएगा, या एयर कंडीशनर ले लीजिएगा, विद्युत केटली ले लीजिएगा, है ना, एयर कंडीशनर ले लीजिएगा, विद्युत केटली ले लीजिएगा, इत्यादि सभी में उपकरणों में ताप की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, ताप नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रहा, ताप नियंत्रक एक द्विधात्विक प्लेट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट क्या कैसी प्लेट है, तो बायोमेटेलिक प्लेट है, जिसे थर्मोस्टेट युक्ति भी कहते हैं। ठीक है, ताप नियंत्रण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट के द्वारा पूर्व निर्धारित तापमान पर किसी भी परिपथ को तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। जैसे 4 डिग्री टेम्परेचर अगर दिया है तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर वो बनाए रखेगा, इससे कम होगा तो चला देगा, इससे ज़्यादा होगा तो बंद कर देगा, ये कार्य होगा। तो इस टाइप की अलग अलग स्टेप होती है। तो ये कार्य कौन करता है, थर्मोस्टेट। जी आप यहाँ पर जो समझ रहे हो वो बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये थर्मोस्टेट का नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये रहा, आपके यहाँ पर इसी में तो मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट अगला, विद्युत केटली अल्प मात्रा में जल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि को गर्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जी काम में जो लाई जाती हैं, तो यहाँ पर दूध है, चाय है, कॉफी, इन सभी को कम अल्प मात्रा में गर्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मास के लिए नहीं की जाती, मतलब बहुत बड़े के लिए नहीं की जाती है ना। एक नेक्स्ट देखिए, विद्युत केतली की बॉडी स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चद्दर से बेलनाकार आकार में बनी होती है। तो कौन सा आकार होता है इसका, बेलनाकार। किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, या फिर यहाँ पर जो है पीतल की चद्दर से बनी होती है। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट आता है अगला, विद्युत केतली के बर्तन की धारिता 0.5 लीटर से 1.5 लीटर होती है, मतलब 1.5 लीटर तक ये बनाई जाती है। तो आधा लीटर से 1.5 लीटर तक की ये क्षमता में बनाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, बिल्कुल आप समझिए एक एक चीज को, अपन जिसकी बात कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, केटली की। तो अब अपन और बताते हैं आगे। देखो तो इसमें यहाँ पर लिखा है हीटिंग एलिमेंट 350, यहाँ पर लिखा है इसका हीटिंग एलिमेंट 350 वाट या फिर 450 वाट का प्रयोग होता है। तो केटली में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो 350 वाट या 450 वाट का प्रयोग होता है। स्टरलाइजिंग स्टरलाइजिंग टेस्ट का प्रयोग आप जानते हो, तो अपने जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों तथा कंपाउंडरों द्वारा इंजेक्शन लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों और कंपाउंडर के द्वारा इंजेक्शन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन लगाने वाली सुइयों तथा ऑपरेशन
करने से पूर्व औजारों को रोगाणु मुक्त उसमें डाल देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है और ख़राब हो जाता है, दूसरा उपयोग में लेते हैं। तो रोगाणु मुक्त करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए यहाँ पर क्या है, स्टरलाइजिंग टेस्ट। ये आपको याद नहीं रहता, अधिकतर पूछा जाता है, तो एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, समझना है बात को, एक एक चीज़ को क्लियर समझना है। अब आपको मैं और बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टेरलाइजिंग टेस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा और इसका उपयोग देखा, लेकिन और भी है स्टेरलाइजिंग के बारे में, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगला पॉइंट ये रहा, स्टेरलाइजिंग टेस्ट का उसमें तंतु 350 वाट या 450 वाट या 1000 वाट तक के बनाए जाते हैं, ये बात आपको क्लियर करना। नेक्स्ट है पॉइंट अगला, गर्म प्लेट मतलब हॉट प्लेट। रसोई घर में खाना बनाने के लिए विद्युत स्टोव के अतिरिक्त हॉट प्लेट नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो किसका प्रयोग करते हैं, हॉट प्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, हॉट प्लेट में माइल्ड स्टील की बनी 2 हॉट प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। तो आपसे कहा जाता है कि हॉट प्लेट में कितनी हॉट प्लेट प्रयोग करते हैं, तो माइल्ड स्टील की बनी हुई 2 हॉट प्लेट प्रयोग में लाई जाती है, एग्जाम में पूछा गया। ओके, तो 2 4 6 इस टाइप से आपको आंसर देना होता है। हॉट प्लेट में नाइक्रोम की बनी 2 उच्च, मध्यम व निम्न ताप पर प्रचालित होने वाली कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेप होगी, 2 लाई जाती है पहले, तो कितनी, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, मध्यम ताप पर ये प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, विद्युत कुकिंग प्राश, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। रसोई घर में खाना बनाने के लिए विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट तथा टोस्टर या ओवन का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है। तो यहाँ ओवन का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग कहलाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि विद्युत कुकिंग में किन किन जो है साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ साफ शब्दों में बोलना है कि विद्युत कुकिंग जो है हॉट प्लेट का प्रयोग करते हैं, रोस्टर का प्रयोग करते हैं, ओवन का संयुक्त रूप से करते हैं। तो इस टाइप की जो बनी होती है विद्युत प्लेट होती है। बिल्कुल आप यहाँ तक तो क्लियर कर ही चुके हो, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट आपके लिए आता है, इसी में ही देखिएगा, यहाँ पर अपन ने जो चीज़ें देखी है उसमें अपन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट आते हैं, विद्युत कुकिंग रेंज 2 विद्युत स्टोव, 2 हॉट प्लेट तथा 1 रोस्टिंग चैम्बर प्रयोग में लाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत कुकिंग रेंज में कितने विद्युत स्टोव प्रयोग, 2 हॉट प्लेट कितने प्रयोग, 2, एक रोस्टिंग चैम्बर प्रयोग में, तो रोस्टिंग चैम्बर कितने प्रयोग में लाया जाता है, 1। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे बनते हैं दोस्तों, इनमें से बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर आया हूँ आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ कुकिंग रेंज में आवश्यकता अनुसार 2 या 3 या 4, ठीक है। कुकिंग रेंज में आवश्यकता अनुसार 2 या 3 या 4 या 5 ऊष्माक तंतु तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है, तो कुकिंग रेंज में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग को देख सकते हो। इसमें एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ इसमें देखिए, तो टोस्टर, अब देखो टोस्टर की बात करते हैं, तो टोस्टर टोस्ट अथवा ब्रेड सेकने वाली वैद्युतिक उपकरण होता है। तो टोस्ट ब्रेड और सेकने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है तो ये टोस्टर होता है। टोस्टर का ऊष्मक तंतु 600 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, 1250 वाट का बना होता है, ये आपको देखना। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, तो निमज्जक छड़, जिसको इमर्सन छड़ भी, हीटर भी कहते हैं, या यहाँ पर जल को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। निमज्जक छड़ प्राय 1000 वाट, 1500 वाट, 2500 वाट शक्ति की होती है। अलग अलग प्रकार की शक्ति की प्रयोग में लाई जाती है, जिससे अपन निमज्जक छड़ की संज्ञा देते हैं। दोस्तों बहुत सारी प्रकार की यहाँ चीजें होती है जिनको अपन देखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए देखिएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्लियर करना है एक एक चीज को। तो अपन पढ़ रहे हैं एक एक चीज को, वही स्पष्टीकरण आपको याद होना चाहिए। बॉयलर का नाम बहुत सुना होगा आपने कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर इसका प्रयोग अधिक मात्रा में जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग यहाँ पर अधिक मात्रा में जल को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो बॉयलर होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन जो देख पा रहे हैं कि भाई अधिक मात्रा में जल को गर्म करने के लिए बॉयलर की धारिता 25 से 50 लीटर तक होती है। तो आप समझो इसकी धारिता जो होगी 25 से 50 लीटर तक होगी। बॉयलर तंतु 1500 वाट या फिर 2500 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं, वाट क्षमता के भी अधिक बनाए जाते हैं। गीजर ये बॉयलर का परिष्कृत मतलब अच्छा रूप है। इसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। गीजर जल धारिता 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसकी चिंता वाली कोई बात नहीं होती है, अतः इसका अच्छा रूप है। गीजर ऊष्मक तंतु है ना 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक क्षमता के होते हैं। यहाँ किलोवाट की बात कर ली, यहाँ आगे बढ़ गए बात को, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हॉट केस। हॉट केसेस का उपयोग पकी हुई खाद्य वस्तुओं को, समोसा है या पेटीज है, ये अन्न या रोटी या सब्जी को गर्म रखने के लिए किया जाता है। तो ये आता है आपका हॉट केस। ठीक है, हॉट केस भी आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनको देखते हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे होते हैं। जी हॉट केस, चलो मैं बताता हूँ आपको हॉट केस के बारे में। अब क्या होता है कि हॉट केस के ऊपर कंडीशन है, तो यहाँ हॉट केस को रखने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 100 वाट के 750 वाट की क्षमता क्षमता के बंद प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखना, किस प्रकार के होते हैं, बंद, खुले नहीं होते हैं। क्या होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, तभी तो अंदर इसमें सुरक्षित रहते हैं। ओवन की बात करते हैं, तो ओवन क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओवन विद्युत शक्ति के द्वारा, विद्युत की शक्ति के द्वारा भोजन को पकाने, केक बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से इसका उपयोग करते हैं ओवन का। ठीक है ना। अब आप जानें ओवन जो है 2500 वाट क्षमता के बंद हीटिंग एलिमेंट वाले होते हैं। इसका हीटर जो एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बंद, याद रखना। तो कुंडली जो होगी माइक्रोवेव, ध्यान रखना। हाँ, माइक्रोवेव ओवन के द्वारा 300 से लेकर 3000 मेगा हर्ज फ्रिक्वेंसी वाली 300 से लेकर 3000 मेगा हर्ज फ्रिक्वेंसी वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, और इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसे हीट ली जाती है। तो माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं। हीट कन्वर्टर, ठीक है, हीट कन्वर्टर क्या होता है, इसका प्रयोग गर्म हवा फेंकने के लिए किया जाता है। गर्म हवा को फेंकना है तो इसके लिए हीट कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। आपको गर्म हवा चाहिए तो इसके लिए हीट कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। चट्टिया, हीट कन्वर्टर में 2 हीटिंग एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, पूछा जा सकता है कि हीट कन्वर्टर में कितने हीटिंग एलिमेंट होते हैं, और एक ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। एक ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है आपका हीट कन्वर्टर बन जाता है। जी, अब आप तो यहाँ पर देख ही लिए कि हीट कन्वर्टर तक क्या होगा। इसमें एक चीज़ आप यहाँ और देखो, हेयर ड्रायर। स्त्रियों के या आपके पुरुषों के भी हो सकता है, बालों को सुखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब चीज़ आप जानते हो। ठीक है जी, बिल्कुल वो उपकरण है। हेयर ड्रायर तंतु की क्षमता जो है 800 वाट होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलिए। विद्युत इंक्यूबेटर। ठीक है, इंक्यूबेटर, इसका उपयोग मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान करने के कर उससे बच्चे निकलवाने वाला उपकरण है। कृत्रिम रूप से अंडों को ऊष्मा प्रदान की जाती है और उनसे जल्दी बच्चे निकलाने के लिए यहाँ पर किसका है, विद्युत इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में आता है, कई बार आया है, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है। मुर्गियों से भी अंडे निकलाते हैं, हाथी भी निकलाते हैं, और अंडों से बच्चे जल्दी निकलाने के लिए। विद्युत ब्रूडर क्या होता है, इसका उपयोग शीत ऋतु में मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए तथा चूजों को पालने के लिए रूम हीटर के रूप में किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हुई, चूजों को पालने के लिए किसके रूप में किया जाता है, रूम हीटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखो, इसमें ही तो एक बात और बताऊं आपको, तो ये तो ब्रूडर था। अच्छा, विद्युत ब्रूडर में हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, जो ताप को बराबर नियंत्रण रखता है कि कितना टेम्परेचर को देना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर नियत नहीं रहेगा तो मामला नहीं बैठेगा दोस्तों। तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, नियत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है ये देखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन यहाँ पर, प्रत्येक चीज में पॉइंट। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर व वाटर कूलर की संरचना और कार्य प्रणाली लगभग समान होती है। तो तीनों की यहाँ पर क्या होती है, ये लगभग समान होती है। इस बात को आप यहाँ समझ पा रहे हो। यदि यहाँ पर बात करो, तो यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाता है। ये सामान्य क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वैसे फिजिक्स का भी है, लेकिन आपसे भी पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वाटर कूलर का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में कार्यालय में, स्कूलों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बस अड्डों पर आदि पर शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ये आप सब जानते हो वाटर कूलर को। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, वाटर कूलर में एवोपरेटर कॉइल के द्वारा जल को तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ठंडा रखा जाता है, और ये कार्य करने के लिए थर्मोस्टेट उसमें नियत तापमान को बनाए रखता है। इससे ज़्यादा होते ही क्या कर देता है, बंद कर देता है, इससे कम होते ही चालू कर देता है। नेक्स्ट, इसके बाद है मिक्सर ग्राइंडर का नाम सुना होगा। इसका उपयोग घरों में मिल्क शेक बनाने, दही से मक्खन निकालने, मसाले व चटनी पीसने तथा जूस निकालने के लिए आदि कार्यों के लिए मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है।
याद होगा आपको। तो ये मिक्सर ग्राइंडर होता है जिसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ तो जो किया है मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग किया है, लेकिन इसके बाद में आता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को तुम में से शायद ही ऐसा होगा कोई जो न जानता हो। वॉशिंग मशीन का उपयोग वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही क्या समझो आप। वॉशिंग मशीन में उपयोगी मोटर कितनी 1/3 HP की स्थायी कैपेसिटर स्क्वायरल केज सिंगल फेज प्रकार की होती है, ये याद रखना आपको, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पर इमरजेंसी लाइट का उपयोग विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने पर प्रकाश हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो कि जनरली यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। कहीं पर भी इमरजेंसी के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली यही लाइट है जो यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी लाइट में एक मेंस ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर, रिले लैंप है ना, तथा बैटरी है ना, नियॉन लैंप है ना, स्विच इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें इसके प्रयोग में लाई जाती है, जिसे इमरजेंसी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी लाइट कहते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी लाइट वैसे ही नहीं बन जाती, इसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी ही पड़ती है अपन को, तब जाकर के इमरजेंसी लाइट बनती है। आगे मैं बात करता हूँ इसमें तो और नेक्स्ट आपके सामने विद्युत पंखा। जी, विद्युत पंखा, इसका उपयोग विद्युत मोटर की सहायता से वायु को घुमा करके ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो वायु को घुमा करके विद्युत पंखा जो क्या करता है, ठंडक देता है। तो सीलिंग फैन किसी भी कक्ष की छत से लटका करके प्रयोग में लाया जाने वाला है, जिसे सीलिंग फैन कहते हैं। फैन का साइज उसके ब्लेडों के द्वारा बनाए गए सर्किल के साइज से लिया जाता है। जो उसका डाया बनाया जाता है उसी से इसका साइज लिया जाता है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो एयर सर्कुलेटर फैन की घूर्णन गति 1000 से 1500 आरपीएम तक होती है। कितनी होती है? 1000 से 1500 आरपीएम तक। इसके बाद आता है तो एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग कक्ष के अंदर की वायु को बाहर खींच करके फेंकने के लिए किया जाता है। आप जानते हो अच्छी तरह से, तो ये एग्जॉस्ट फैन होता है जो बाहर फेंकता है वायु को। अच्छा जी, इसके बाद में आपको और बताऊं तो ये तो एग्जॉस्ट फैन की कंडीशन थी। अब इसमें क्या आता है, यहाँ आगे देखो एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ तक। और इसमें एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पर देखो तो इसमें लिखा है कि यहाँ एग्जॉस्ट फैन 700 से लेकर के 900 आरपीएम की घूर्णन गति पर रसोई घरों प्रयोगशालाओं में, डेजर्ट कूलर में प्रयोग में लाए जाते हैं। रसोई घरों प्रयोगशाला में और डेजर्ट कूलर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है तो डेजर्ट कूलर का प्रयोग घरों, होटलों एवं कार्यालयों में किया जाता है। डेजर्ट कूलर का प्रयोग करते हैं घरों में, होटलों में और कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग पेयजल को ठंडा बनाने, बर्फ तथा आइसक्रीम, पेयजल को ठंडा बनाने, बर्फ तथा आइसक्रीम जमाने, खाद्य पदार्थों को ठंडा करने, घरों और होटलों आदि में लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। जी, बिल्कुल सही समझो। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, रेफ्रिजरेटर में मुख्यतः कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर, डीप फ्रीजर चैम्बर है। यहाँ पर डीप फ्रीजर चैम्बर, थर्मोस्टेट आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सब उपकरण उसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ रेफ्रिजरेटर में उपयोग में लाए जा रहे उपकरण तो उपयुक्त सभी का क्वेश्चन बनता है। इनका नाम आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर के द्वारा गैस को संपीड़ित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में गैस को तंग नलिकाओं के द्वारा गुजारा जाता है, तो वह उष्मा अवमुक्त कर द्रव रूप ग्रहण कर लेती हैं। इससे क्या होता है, उष्मा अवमुक्त हो जाती है, द्रव रूप ग्रहण हो जाता है। ये स्टेप आपकी यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर तंग नलिकाओं से इसको गुजार दिया है। अब तंग नलिकाओं से जब गुजार दिया तो स्टेप क्या हुई है, देखिएगा, उसमें अमुक्त होगी। रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैस को एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा एवोपरेटर की चौड़ी नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। चौड़ी नलिकाओं पर, जिससे वह पुनः गैस के रूप में प्रवृत्त हो जाती है और आसपास के क्षेत्र का उष्मा अवशोषण कर लेती हैं। इस प्रकार से आसपास का जो क्षेत्र है उसका उष्मा का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। तो आगे और आता है रेफ्रिजरेटर में एवोपरेटर के बीच। यहाँ पर देखो आगे, रेफ्रिजरेटर में एवोपरेटर के बीच डीप फ्रीजर चेंबर में बर्फ तथा आइसक्रीम जमाई जाती हैं। बर्फ क्या और आइसक्रीम जमाने के लिए क्या है, डीप फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। न तो इससे ज़्यादा होने देता, ना ही इससे कम होने देता। ये कार्य थर्मोस्टेट करता, जो ताप को नियंत्रण करने का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीजर कक्ष का तापमान 0 से -5 डिग्री तक रहता है, जिससे आइसक्रीम और
और क्या है आपके या जो भी पानी वगैरह को जमाना चाहते हो जम जाता है, ठीक है, जमे रहते हैं। इस प्रकार से एयर कंडीशनर का उपयोग घरों कार्यालयों तथा कार्यालयों में तापमान, वायु वेग और वह आर्द्रता को समान रूप से बनाए रखने के लिए इसका एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है वो फ्रीऑन नामक गैस प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में जो प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है? फ्रीऑन नामक गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि ये जो कंडीशन बनेगी, अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो रेफ्रिजरेटर में जो है यहाँ पर जो गैस प्रयोग में लाई जाएगी, आपको ध्यान रखना है, इसमें लिख देना फ्रीऑन। क्या लिखते हैं? फ्रीऑन गैस प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर F12 का प्रयोग करते हैं। इसका फ्रीऑन का यहाँ पर 12 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर जो है अमोनिया का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बड़े स्तर के लिए, जहाँ पर बर्फ प्लांट होते हैं, बर्फ प्लांट, वहाँ पर बड़े स्तर पर जो है इसका प्रयोग करते हैं अमोनिया का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं फ्रीऑन, मतलब यहाँ CFC इशू को ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई और इसको एक ही साथ में आपके सामने पेश किया है, ये संग्रह करके, जिससे कि आपको कम से कम समय में आप एग्जाम के टाइम पर अधिकतम नंबर ला सके, आपका काम हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, ये हमारी मंशा है बस, जिससे कि क्रैश कोर्स में आप लोग इनरोल हो सके और सभी को इस टाइप के वीडियो से जो है अवगत हो कि हाँ जो है क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलता है। जी मिलेगा, एक एक चीज़ मिलेगी, क्लियर होगा, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। तो इस तरह से आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन जाओगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत इसको नहीं है। चलिए मैं आपके लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ जो आपको जानते हो। तो संदेश ये है आज के लिए, आप समझ सकते हो कि हार का, यहाँ पर देखो साहब लिखा, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता दोस्तों। तो आप इस प्रकार से पढ़ते रहो और बढ़ते रहो और इस वीडियो को भी बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो। हाँ यकीन मानिए, जितना आप सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो अपने दोस्तों को 10-15 ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा और न्यू दोस्त बेल बटन को दबा लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो मैं अपडेट रूप से लाता रहूँगा एक के बाद एक। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।